नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज की क्लास में हम सभी पढ़ने वाले हैं सृजनात्मकता पर बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो आप सभी के पेपर के लिहाज से बात करें तो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। सृजनात्मकता चैप्टर की बात करें तो हम क्या क्या इस सृजनात्मकता चैप्टर में पढ़ेंगे, इस पर हम बातें कर लेते हैं। दोस्त, बात किया जाए जो सृजनात्मकता चैप्टर है, यहाँ से बात करें जब आप सुपर टेट देते हो या फिर आप बात की जाए सीटेट या यूपी टेट, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से एग्जामिनर पूछता है, तो हमको बहुत ही बेहतर तरीके से सीखना और समझना है। दोस्त, इसमें से बात करें सृजनात्मकता के चरण पर चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता के तत्व क्या है, सृजनात्मकता के स्तर क्या होते हैं, या फिर क्या सृजनात्मकता के सोपान है, सृजनात्मकता जो सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं हैं। तो इन सभी पर आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चीजें हैं जो हम सभी अच्छे से क्लियर करेंगे। दोस्त, बेहतरीन तरीके से सीखेंगे और बेहतर करने की कोशिश रहेगी। तो सभी बच्चे एक बार सेशन को शेयर करते हुए क्लास को लाइक करेंगे। बात करने वाले हैं दोस्त, बात किया जाए सृजनात्मकता पर एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन की बात करें तो हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में है। आप सभी को कंप्लीट कोर्स मिलेगा और 1 साल की वैधता के साथ आपको प्रोवाइड होगा। उसके साथ साथ बात करें 130 प्लस घंटे की क्लास मिलेगी। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो आप सभी इस पर नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्त, बात करेंगे सृजनात्मकता पर। सृजनात्मकता की बात करेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सृजनात्मकता कहता है भैया कि जो आप, इसका कहने का मतलब है जो परंपरा, जो पुराने पुराने ढर्रे हैं, जो परंपरा पर चली आ रही चीजें हैं, उससे हट कर कोई चीज हम नया बनाते हैं, कुछ नया सोचते हैं, कुछ नया क्रिएटिविटी कर दें, सृजनात्मकता ला दें, कुछ नया कर दें, तो वही क्या है, सृजनात्मकता। ध्यान देंगे, कर परंपरा चिंतन से हटकर नवीन तरीके से चिंतन करना अथवा कार्य करने की योग्यता क्या कहलाती है, वह सृजनात्मकता कहलाती है। तो आपको समझ में आ गया, जो मतलब परंपरा चिंतन से बात करें, जो परंपरागत बातें हैं उससे हट करके क्या किया जाए, नवीन तरीके से हम सोचे या नवीन बात करें अथवा या नवीन कार्य करने की जो योग्यता होगी वही सृजनात्मकता है। अब हम सृजनात्मकता की बात करें तो कुछ परिभाषाओं पर देखिए, यहाँ पर अच्छा, बहुत अच्छा पॉइंट लिखा गया है। सृजनात्मकता को समस्या समाधान की बात करें का एक विशेष प्रकार भी कहा जाता है। किसका एक विशेष प्रकार बात किया जाए, वह एक विशेष प्रकार बोला जाता है किसका, समस्या समाधान का। प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक भाग भी बोला जाता है समस्या, जो सृजनात्मकता है। इसमें से बात करेंगे कर परिभाषाओं पर, और परिभाषाओं से आप सभी के क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है सभी के सभी, जो हम बताएंगे वही पेपर में बात किया जाए, कई बार रिपीट हुआ है। और आपको इतना ध्यान देना है कि जो सृजनात्मकता की परिभाषाएं हैं, डिफिनीशन है, वह पेपर में कहीं ना कहीं हमेशा से आते हैं और आपको ध्यान पूर्वक अच्छे से समझ लेना है। तो पहला लिखा गया है आपके सामने क्रोन क्रो की डिफिनीशन। क्रोन क्रो महोदय कहते हैं, वो उनका कहने का मतलब है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को क्या करना, मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है, एक मानसिक प्रक्रिया है। जो मौलिक परिणाम है उसको अभिव्यक्त करने की क्या है, एक बात करें एक मानसिक प्रक्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है। इसीलिए वह क्रोन क्रो की डिफिनीशन है। जेम्स ड्रेवर की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान देंगे। जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि नवीन रचना अथवा नवीन बात करें रचना या नवीन उत्पादन की जो क्षमता होती है उससे हम क्या कहते हैं, सृजनात्मकता कहते हैं। नवीन उत्पादन या बात करें नवीन क्षमता की बात करें, उसको उत्पादन करने की जो क्षमता होगी वही हमारी क्या कहलाती है, सृजनात्मकता कहलाती है। आगे हम बात करेंगे, यह दोनों डिफिनीशन आपको दिमाग में होना चाहिए, रिपीट हुआ कई बार, तो वही फिर से लिख दिया गया। क्रोन क्रो की डिफिनीशन तो आपको समझ में आ गया होगा। जेम्स ड्रेवर की डिफिनीशन वही फिर से लिख दी गई है, रिपीट हो गया टाइपिंग में। लेकिन बार्टलेट की डिफिनीशन को हम देखते हैं। बार्टलेट महोदय क्या कहते हैं, इससे हम देखिए, कह रहा है कि परंपरा से अलग सोच, जो परंपरा से है उससे कह रहा है अलग सोच या वर्तमान में भविष्य की कल्पना करना सृजनात्मकता कहलाता है। मतलब परंपरा से अलग सोच और वर्तमान में भविष्य की कल्पना करना सृजनात्मकता कहलाता है। आगे बात करें, प्रोफेसर रूस कहते हैं सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है। सृजनात्मकता क्या है, एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी कार्य में क्या हो सकती है, किसी भी कार्य में हो सकती है। एक सृजनात्मकता एक मौलिक क्रिया है जो किसी भी कार्य में हो सकती है, या प्रोफेसर रूस कहते हैं। तो डिफिनीशन या आपके सामने जो भी दिखे हैं, या क्रोन क्रो की डिफिनीशन हो, जेम्स ड्रेवर की डिफिनीशन हो,
बार्टलेट महोदय की डिफिनेशन है, प्रोफेसर रूस की है, तो पूछी गई है और आपके दिमाग में होना चाहिए, कहीं ना कहीं रिपीट हो सकता है। बात करें गिलफोर्ड की डिफिनेशन बात किया जाए, कह सृजनात्मकता वह प्रक्रिया है। गिलफोर्ड भी कहीं ना कहीं सृजनात्मकता से जुड़े हुए मनोवैज्ञानिक थे, तो कह रहा कि सृजनात्मकता वह मौलिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ नया निर्मित होता है, या फिर बात किया जाए नया निर्मित होता है, यह कहता है कि वस्तु जिसमें पुराने तथ्यों को नवीन तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, नवीन सृजन किसी समस्या का समाधान क्या करता है, प्रस्तुत करता है, उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। गिलफोर्ड की डिफिनेशन है। आस्वेल की बात करें, आस्वेल की डिफिनेशन है सृजनात्मकता। बात करें सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता सामान्यीकृत बौद्धिक परिणामों, बौद्धिक योग्यताओं या व्यक्तित्व चरों या समस्या समाधान लक्षणों का सामान्यीकृत क्या है, समूह होता है, ऐसा आस्वेल महोदय कहते हैं। जिसमें से बात करें, आपको डिफिनीशन जो लिखा बताया मैंने, उसमें से कुछ बात करें 6 डिफिनीशन मैंने आपको बताया, उसमें से जो 3 डिफिनीशन है, एक प्रोफेसर रूस की, एक क्रोन क्रो की डिफिनीशन, एक जेम्स रेवर की डिफिनीशन, या कई बार रिपीट हुई है और फिर से रिपीट होने की संभावना रहेंगी, क्योंकि इनके बाद एग्जामिनर को पसंद आते होंगे और इन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे हम बात करते हैं सृजनात्मकता के चरण की बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता के चरण जब आप बात करते हैं, यहां से क्वेश्चन बात किया जाए 69,000 शिक्षक भर्ती में क्वेश्चन पूछा गया, यूपी टेट में कई बार रिपीट हुए हैं। उसमें साथ साथ बात करें, आप चाहे बात किया जाए, आप अगर देखें 68,000 जो 500 शिक्षक भर्ती हुई था उसमें पूछा गया था, तो इसको सृजनात्मकता चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ना, और एक क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित आता ही आता है, तो हो सकता है 2 भी कभी कभी पूछे गए हैं, तो संभावनाएं बनी रहेंगी, आपको समझ लेना है। ध्यान देंगे सृजनात्मकता के चरण की बात करें तो एक बैरी स्कॉट महोदय थे, बैरी स्कॉट कॉफमैन, एक ही नाम है बैरी स्कॉट कॉफमैन, और बात करें जाए वह तथा बात करें ग्राहम वाल्स, 2 मनोवैज्ञानिक थे, एक बैरी स्कॉट कॉफमैन, एक ग्राहम वाल्स ने सृजनात्मकता के कितने 4 चरण बताते हैं, या आपको दिमाग में होना चाहिए सृजनात्मकता के कितने चरण होते हैं, या किसने बताए हैं, तो आप कहेंगे कॉफमैन और ग्राहम वाल्स ने मिलकर इसको 4 चरण में डिफाइन किया है। और 4 चरण आपके क्रमशः याद होनी चाहिए, क्योंकि क्रमशः लगाने के लिए पूछ लिया जाता था। तो इसमें से जो क्रमशः की बात करें तो आपको बात किया जाए तो सबसे पहला जो चरण होता है उसे हम बोलते हैं तैयारी, तैयारी को आयोजन भी बोलते हैं। दूसरा जो क्रम होता है उसे हम बोलते हैं उद्भवन, या उसे हम बोलते हैं दोस्त सुप्तावस्था बोल सकते हैं। तीसरे की बात करें उद्भाषण बोलते हैं, या उसे हम बोल सकते हैं प्रदीप्ति, इसे भी बोल सकते हैं। और साथ ही साथ जो चौथा होता है उससे सत्यापन, या उसे हम कह सकते हैं दोस्त या प्रमाणीकरण, या सत्यापन या प्रमाणीकरण बोल सकते हैं, या फिर मूल्यांकन भी बोला जा सकता है। तो 4 या आपको क्रम याद रखनी है। फर्स्ट पे तैयारी जिसे हम प्रिपरेशन बोलते हैं, दूसरा उद्भवन जिसे सुप्तावस्था बोलते हैं, जिस चौथे की बात करें तीसरे के बाद प्रेरणा या प्रदीप्ति बोलते हैं, इसको दिमाग में रखना चाहिए। और यही क्रम सीक्वेंस आपको पेपर में लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। अब आपको समझना कैसे है, जैसे आप सृजनात्मकता में कोई नया कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो कोई न कोई सबसे पहले आप क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं कि भाई हमें इस तरीके से चीजें खोजनी है। अब कोई चीज यहाँ पे खोजनी है तो पहले हम तैयारी कर लेंगे, उसके थ्रू जो चीजें आने वाली जो भी आवश्यकताएं होंगी, जो भी उसमें डेटा या कुछ भी आवश्यकता होगी उसको हम यूज करेंगे सबसे पहले। इसके बाद पहले तो हम तैयारी करेंगे, इसके बाद हमारे जो दिमाग हमारा माइंड है कुछ समय के लिए काम नहीं करता कि भाई इसका क्या उपाय हो सकता है, कुछ नया कैसे हो सकता है, आपको नया कुछ खोजना है। तो जिस जब आपका माइंड कुछ देर तक स्थिर हो जाए, समझ में आए क्या करें, तो उसी को बोलते हैं सुप्तावस्था, और इसी दूसरे चरण को बोला जाता है। तीसरे में क्या होता है, एकाएक आपके दिमाग समझ में जब नहीं आता तो एकाएक आपके दिमाग में कोई विचार आ जाते हैं, और विचार आते भाई ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा करें तो हो बन सकता है, नया हो सकता है, तो उसे बोलते हैं प्रदीप्ति, या इसे बोलते हैं उद्भाषण। अगर बात करें जब आपके नए विचार, नए जो आपके दिमाग में कोई चीज आया तो उसको हम क्या भाई या चीजें सही है या गलत हैं, उसका हम वेरिफिकेशन करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका सत्यापन करेंगे या प्रमाणीकरण करेंगे कि नहीं, तो करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले तैयारी, फिर उद्भवन, फिर उद्भाषण, फिर सत्यापन, ये आपके 4 क्रम है और चारों क्रम आपको याद होने चाहिए। आगे हम बात करते हैं सृजनात्मकता के तत्व की चर्चा कर लेते हैं। सृजनात्मकता की बात करें कितने तत्व हैं, तो आप कहेंगे एलिमेंट्स। आप क्रिएटिविटी की बात करें कितने तत्व हैं, तो यहां ध्यान देंगे कह रहा कि पॉल टॉरेंस के अनुसार, पॉल टॉरेंस के अनुसार सृजनात्मकता के कितने तत्व हैं, आप कहेंगे दोस्त 4 तत्व होते हैं। सृजनात्मकता के कितने तत्व, 4 तत्व होते हैं। तथा सृजनात्मक बालकों की
84 गुण बताए गए हैं। पॉल टॉरेंस महोदय सृजनात्मकता के कितने प्रकार, बस 4 तत्व तो बताए हैं, उसके साथ साथ 84 गुण भी बताए हैं। या पेपर में चीजें पूछी गई हैं कि पॉल टॉरेंस ने, और पॉल टॉरेंस को बात किया जाए वह सृजनात्मकता के जनक बोले जाते हैं। यह भी आपके दिमाग में होना चाहिए, मैं लिख देता हूं। अगर कोई व्यक्ति पूछे, एग्जामिनर पूछे सृजनात्मकता के जनक किसे बोला जाता है, तो आप सीधा कहेंगे सृजनात्मकता का जो जनक बोला जाता है वह महोदय है पॉल टॉरेंस। पॉल टॉरेंस को बोला जाता है, इसे आपको ध्यान में रहना चाहिए आपके दिमाग में। तो इस बात को ध्यान देंगे। और 4 तत्व तो बताए और उसके साथ साथ 84 गुण भी बताए। गलत सबसे पहले बात किया, यह आपको क्रम याद नहीं करना है, बस आपको चारों तत्व याद होनी चाहिए। और इसमें से एग्जामिनर पूछ लेता है कौन से सृजनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है। जब चारों आपको याद रहेंगे तो फिर गलतियां नहीं करेंगे। तो सबसे पहले होता है लचीलापन। आपसे कोई व्यक्ति पूछे या एग्जामिनर पूछे तो आप कहेंगे भैया लचीलापन, या इसे बोलते हैं नम्रता। नम्रता, लचीलापन या लोचनीयता बोलते हैं, जो एक होता है, जिसे हम बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं। या फिर अब बात करें जो दूसरा होगा तत्व, वह प्रवाह या धारा प्रवाह हम बोल सकते हैं। इसके बाद मौलिकता है, इसके बाद विस्तारण या व्याख्यान है। तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि भैया सबसे पहले जो, या सबसे पहले नहीं, कोई भी आगे हो सकता है, हम कहेंगे धारा प्रवाह है, फिर बोल देंगे मौलिकता है, फिर हम बोल सकते हैं, बात किया जाए मौलिकता बोल सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं हम लचीलापन या नम्रता बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं विस्तारण या व्याख्यान बोल सकते हैं। तो इससे आपको जब याद रहेगा तो गलतियां नहीं करेंगे। निम्न में से कौन सा नहीं है, आप चारों में से जो अलग रहे उससे आप कर देना, सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एग्जामिनर बार बार पूछा इस तरीके के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे दोस्त सृजनात्मकता के जो स्तर हैं, सिद्धांत की बात करेंगे। जो स्तर के सिद्धांत की बात करते हैं, किसने क्या दिया है, यह क्रम आपको लगाने के लिए पूछ लिया जाता है। सृजनात्मकता चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सीक्वेंस वाइज चीजें क्रमशः लगाने के लिए पूछता है। क्वेश्चन हार्ड होते हैं, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि जब सीक्वेंस में लगाने के लिए चीजें पूछी जाती हैं तो फिर गलतियां, जब आपके दिमाग में सब एक तरीके से याद होगा तो ही कर सकते हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा दोस्त। तो इसमें कह रहा है, ध्यान देंगे, कह रहा कि यह सिद्धांत जो I.A. टेलर महोदय हैं, तो यह अगर पूछे सृजनात्मकता के सिद्धांत किसने दिए, तो आप कह देंगे टेलर महोदय ने दिया है। और कितने बताए हैं, 5 स्तर बताए हैं, यह आपको याद होने चाहिए, 5 स्तर। और टेलर महोदय ने सृजनात्मकता के स्तर बात किया है। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता को क्रमिक स्तरों वाले पदानुक्रमित क्रम में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब जब क्रमशः निम्न से उच्च पूछ सकता है या उच्च से निम्न पूछ सकता है। तो एग्जामिनर का मूड है, कुछ भी कर सकता है, या उच्च से निम्न पूछ ले या निम्न में से उच्च पूछ ले, या आपसे पूछ ले सबसे निम्न स्तर का कौन सा है, सबसे उच्च स्तर का कौन सा है। तो इस तरीके से एग्जामिनर बना सकता है। तो सबसे पहले जो निम्न की बात करें वह बोला जाता है अव्यक्तात्मक। क्या बोला जाता है, अव्यक्तात्मक बोला जाता है। दूसरे को हम बोलते हैं उत्पादक। क्या दोस्त बोलते हैं, उत्पादक बोल सकते हैं। तीसरे की बात करें अन्वेषणात्मक बोल सकते हैं। चौथा क्या है, नवाचारात्मक है। और जो 5वां है उसे उद्यात्मक बोलते हैं। तो यह 5 क्रम याद होने चाहिए। और 5 क्रम यह बहुत महत्वपूर्ण है, अभी हम आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से समझाएंगे क्या यह 5 चरण का मीनिंग क्या होता है, क्यों यह 5 क्रम क्या नाम दिया गया। पहले आपको इतना दिमाग में रखना है कि सबसे महत्वपूर्ण, सबसे उच्च लेवल का क्या होता है सृजनात्मकता, वह उदयात्मक होता है। और सबसे निम्न वाला क्या होता है, अभिव्यक्तात्मक होता है। यह आपको क्लियर हो चुका होगा, कोई गलती नहीं करनी है, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं जो 5 लिखे गए हैं, अब इसे समझते हैं। 5 में सबसे पहले हमने आपको बताया था अव्यक्तात्मक होता है। अव्यक्तात्मक का मीनिंग क्या होता है, ध्यान देंगे, अगर नवीन विचार होना, कोई नवीन विचार अगर आप देते हैं तो अब अव्यक्तात्मक कहा जाता है। अगर कोई किसी व्यक्ति को नवीन विचार दे दिए, या सबसे निम्न लेवल का है, सबसे न्यूनतम स्तर का है, अगर आप कोई किसी को नया विचार देते हो, पहले से वह समझा नहीं है, कुछ नया विचार दे देते हो, तो वही बात कहा जाता है अव्यक्तात्मक कहलाता है, और सबसे निम्नतम स्तर है। दूसरा क्या, उत्पादक है। उत्पादन में क्या होता है, कोई नया आविष्कार कर देना, कुछ आप पहले से नहीं है और कोई नया चीज आप बना दो, वही क्या कहलाता है दोस्त, वही बात किया जाए, वह नया, कोई नया बना देना, आविष्कार कर देना, हम क्या कहलाएगा, वह भाई उत्पादक कहलाता है। आगे दोस्त बात करें तीसरे की, जब आप बात करते हैं, तीसरा होता अन्वेषणात्मक। तीसरा क्या है, अन्वेषणात्मक है। कोई सिद्धांत या क्या देना, सूत्र दे देना, वह अन्वेषणात्मक कहलाता है। कोई नया सूत्र दे देना, या फिर बात किया जाए कोई नया सिद्धांत दे देना, अन्वेषणात्मक कहलाता है। और चौथा क्या है, नवाचारी है। क्या है दोस्त, वह नवाचारी है। कहता है कि कोई नवीन ढंग या सिद्धांत पुराने तरीके के बेहतर करने के लिए बनाना,
मतलब कोई नवीन जो ढंग है से ये जो सिद्धांत आपने बनाए हैं पुराने तरीके के बेहतर करने के लिए क्या करना है, बनाना। जो पुराना तरीका है उसको क्या करना है, बेहतर करने के लिए। जब आप कोई नया सिद्धांत कोई नया ढंग क्या करते हैं, पुराने को बेहतर करने के लिए बनाते हैं। जो पुराना बना हुआ है उसी को हम बेहतर करने के लिए कुछ नया चीजें बनाए तो वही क्या कहलाता है, नवाचारी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है और चौथे लेवल पर है। आपको समझ में आ रहा होगा, अंतर समझ में क्लियर हो रहा होगा कि आप कोई चीज नया चीज किसी विचार देते थे तो सबसे निम्न है या कोई बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी इसमें नहीं है। लेकिन जो चौथे में आप देख रहे हैं ना कि आप कोई नवीन ढंग से जो पुरानी चीजें हैं उसको यूज करना आप सीख जाए, नया सूत्र दे दे, कोई नया सिद्धांत दे दे पुरानी चीजों को चलाने के लिए, तो वह नवाचारी कहलाता है। अब हम पांचवें की बात करें, उदयात्मक की बात करें, इसमें और हार्ड होता है। इसमें कह रहा है पुराने सिद्धांत को क्या करेंगे, मिश्रित करके। जो पुराना सिद्धांत बना है उसे हम क्या करेंगे, मिश्रित करके अत्यंत बात करें, अत्यंत उच्च स्तरीय क्या करेंगे, सिद्धांत बना देना, वह उदयात्मक सृजनात्मकता कहलाता। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको समझते हुए एक अच्छे तरीके से एक परिपक्व स्टूडेंट की तरह से आपको ट्रीट करना है, बता देना है एग्जामिनर को। अगर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो दोस्त, या क्लियर कई बार क्वेश्चन है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। आगे बात करेंगे दोस्त, सृजनात्मकता के सोपान की बात कर लेते हैं। सृजनात्मकता के सोपान की जब बात करते हैं तो किसने दिया है, तो टेलर जो पॉल टॉरेंस है जो सृजनात्मकता के जनक है, उसके साथ साथ आई.ए. मिलर, R.E. मिलर है, मायर्स हैं, इन्होंने सोपान कितने दिए, 4 सोपान दिए। किसने दिए दोस्त, मायर्स महोदय और पॉल टॉरेंस ने मिलकर के क्या दिया, उन्होंने 4 सोपान दिए हैं। और चारों सोपान सीक्वेंस वाइज आपको दिमाग में नहीं रखना है, बस इतना ध्यान देना है, हाँ इसे सीक्वेंस वाइज करना है। देखिए जो सोपान है, चरण है, इसे आपको सीक्वेंस वाइज क्या करना है, आपके दिमाग में रखना है। अगर सीक्वेंस बिगड़ा तो बात बिगड़ गई, क्योंकि क्रमशः लगाने के लिए एग्जामिनर पूछ लेगा। और आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, एक सीक्वेंस वाइज एक क्रमशः लगाने के लिए अगर आप अपने आप में दिमाग में सेट कर ले गए तो बहुत बेहतर है। अब भाई जब आप बात करें सृजनात्मकता के सोपान की, जब आप बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे भैया 4 सोपान होते हैं और चारों सोपान में सबसे पहले आता है समस्या से अवगत होना। भाई अगर हम बात किया जाए दोस्त, अगर सृजनात्मकता के सोपान कोई भी अगर समस्या में आप फंस गए, अगर कोई चीज आपको नई खोजनी है या कोई समस्या आपके सामने आई, तो पहले तो हम समस्या से अवगत होंगे कि नहीं होंगे, पहले समस्या क्या है इसे तो जानेंगे। कैसे हम कोई चीजें बिना समस्या को जाने हम कैसे हल कर सकते हैं, नहीं हल कर सकते। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या के बारे में जानेंगे कि समस्या है क्या, वाकई में समस्या से अवगत होना सबसे पहला। फिर हम समस्या आपके सामने जो थी अवगत हो गई, जानकारी हो गई। अब हम समस्या में क्या क्या चीजें यूज होंगी, क्या सूचना में क्या क्या संकलन करना है, इसके बारे में सोचेंगे। तो हम क्या करें, इंफॉर्मेशन जो है कलेक्शन करेंगे कि उसमें क्या क्या करना है, क्या क्या हमें यूज करेंगे उसमें। अब तीसरे की बात करें, समाधान योजना क्या करेंगे, तीसरे की बात समाधान योजना, इसे हम कहेंगे सॉल्यूशन रिसर्चिंग। मतलब हम समाधान करने के लिए कोई योजना बनाएंगे। पहले तो हम समस्या जानेंगे, दूसरे बाद हम क्या करेंगे, संकलन करेंगे, फिर हम योजना बनाएंगे। हाँ अब इस योजना के तहत हम चलते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अगर उस योजना के तहत हम चलेंगे तो कोई ना कोई रिजल्ट, कोई ना कोई परिणाम देगा कि नहीं देगा, परिणाम संचरण होगा, इसलिए रिजल्ट कम्युनिकेशन इसे बोला जाता है। तो आपको दोस्त सृजनात्मकता के सोपान कॉन्सेप्ट आपको बेहतर आप कर पाए होंगे, सीख पाए होंगे, या मुझे पूरा विश्वास है और आशा भी रहेगी कि आपको याद भी रहे, जो यह क्रमशः आपको दिमाग में लगाने के लिए या एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। आगे दोस्त हम बात करेंगे सृजनात्मक चिंतन की विशेषताएं देख लेते हैं। यह विशेषताएं क्या है, सृजनात्मक चिंतन की क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। अगर कोई सृजनात्मकता से भरा हुआ है, किसी में ज्यादा सृजनात्मकता है, तो क्या क्या वह विशेषताएं देगा, क्या कैसे आप जानेंगे कि उसमें सृजनात्मकता पाई गई है। अब हम बात करें सृजनात्मकता की बात किया जाए तो गिलफोर्ड महोदय 1950 के मतलब बताया 1950 में, कहा कि भाई जो सृजनात्मकता है उसे हम क्या बोल सकते हैं, अपसारी चिंतन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अपसारी चिंतन, या डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से बोल सकते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग के नाम से बोल सकते हैं। साथ ही साथ यह संबंधित है, ना कि बात करें अभिसारी चिंतन जिसे हम बोलते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। मतलब आपसे कोई व्यक्ति पूछे, कोई एग्जामिनर या एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि भैया सृजनात्मकता किससे जुड़ा है। अभी क्वेश्चन इस तरीके से कहीं ना कहीं, अभी आपको कॉन्सेप्ट सृजनात्मकता चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, अभी कुछ क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हैं, कुछ आने की संभावना ऐसा लगेगा।
तो हाँ, इस तरीके को हमें लगा कि पेपर में आ सकता है, तो हम उसका कलेक्शन करके आपके इसे पढ़ा देंगे, समझा देंगे। तो इससे आपको स्पष्ट हो पाएगा कि क्वेश्चन कैसे एग्जामिनर ने बनाया होगा, कैसे फिर से बना सकता है, क्या एग्जामिनर नया कर सकता है, यह जानकारी हो जाएगी आपको। तो वही हम कह रहे हैं, सृजनात्मकता की बात करें तो आप कहेंगे भैया सृजनात्मकता अब सारी चिंतन से जुड़ा हुआ है, ना कि अभिसारी चिंतन से। इसमें से बात करें सृजनात्मकता चिंतन जो है, जो सृजनात्मक चिंतन है उसमें कहता है कि अव्यक्त की क्षमता होती है, मतलब अपने बातों को कहने की बहुत अच्छे से क्षमता होती है, जिसमें व्यक्त परकता की भावना होती है सृजनात्मकता में। तार्किक क्षमता, मतलब जो एक थिंकिंग है, जो रीजनिंग बेस्ड थिंकिंग है, उसमें कैपेसिटी होती है तार्किक चिंतन की। गतिशील क्या होते हैं, विचार होते हैं। स्वभाव साथ साथ होते हैं, साथ साथ बात करें उच्च आकांक्षा स्तर होती है, उसमें मौलिकता पाई जाती है, और साथ ही साथ जोखिम लेने की क्षमता होती है। तो ये सभी जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस तरीके से अगर सृजनात्मक बालक है तो वाकई में इस तरीके से उसके व्यवहार दिखेंगे। आप भी सोच सकते हैं कि आप में है क्षमता कि नहीं है। अगर आप में होगा तो इस तरीके से लक्षण दिखते होंगे, कुछ नया करने की आदत होगी, ओरिजिनलिटी पर, मौलिकता पर आपका दिमाग रहेगा, उच्च आकांक्षा स्तर होगी, कुछ नया प्राप्त कर लें। आप में अव्यक्त बातों को अच्छे से फ्रेंडली तौर पर जिससे आप व्यक्त कर पाते होंगे। उसके साथ साथ जो तार्किक क्षमता होगी, गतिशील विचार होंगे, तो इस तरीके से जोखिम लेते होंगे। अगर ऐसा है आप में तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप सृजनात्मक बालक हैं। तो इस तरीके से आपको दिमाग में रखनी है, यह सारी विशेषताएं हैं। आगे हम दोस्त बात करेंगे सृजनात्मकता के परीक्षण। भाई सृजनात्मकता के टेस्ट भी बनाएंगे कि सृजनात्मकता के कैसे हम टेस्ट करेंगे। तो सृजनात्मकता के टेस्ट जो बताया गया, पॉल टॉरेंस मिलकर के और गिलफोर्ड महोदय ने मिलकर के सृजनात्मकता के 4 प्रमुख परीक्षण बना दिए। 4 प्रमुख क्या बनाए, टेस्ट उन्होंने बनाया। और 4 प्रमुख टेस्ट कौन कौन से हैं या आपको ध्यानपूर्वक देखेंगे। कहा कि भैया वृत्त परीक्षण क्या है दोस्त, वृत्त परीक्षण या एक उत्पादन सुधार परीक्षण है, चित्र निर्माण परीक्षण है, या टिन के डिब्बों से परीक्षण है। या 4 जो है परीक्षण बनाए हैं, और चारों परीक्षण ऐसे दिख देगा एग्जामिनर कि निम्न में से कौन सा परीक्षण नहीं है, या ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो किसने दिया है सृजनात्मकता के परीक्षण, तो आपको तुरंत पॉल टॉरेंस, गिलफोर्ड मिलकर के 4 जो है इसके क्या बताए हैं, इसके बाद बात करें वह परीक्षण बताए हैं, और परीक्षण आपके सामने है। दोस्त आगे हम बात करें सृजनात्मकता के सिद्धांत, यह महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी की बात कर लेते हैं। तो अभी आपको कॉन्सेप्ट समझना, पहले हम बता दे रहे हैं इतने सिद्धांत है, हम एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो बात किया जाए सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत कोलर महोदय या पहले से आप जानते थे। दमन का सिद्धांत या रूपांतरण का सिद्धांत किसने दिया है, सिगमंड फ्रायड ने दिया। किसने दोस्त, सिगमंड फ्रायड ने दिया है। उसके साथ साथ जन्मजात सिद्धांत की बात करेंगे, उसके साथ साथ वातावरणीय सिद्धांत पर बात करेंगे, उसके साथ साथ परामर्शित गोलार्ध का सिद्धांत क्या कहता है, या दैवी प्रेरणा का सिद्धांत क्या कहलाता है, अस्तित्ववादी सिद्धांत क्या कहलाता है, या संबंधता का सिद्धांत क्या कहलाता है। तो सृजनात्मकता के कुछ सिद्धांत है, जैसे हर चीजों और हर चैप्टर आप पढ़ते हैं तो कोई ना कोई सिद्धांत पर, कोई ना कोई प्रिंसिपल पर वह सिद्धांत चलता है। वह कहीं ना कहीं वह चैप्टर किसी प्रिंसिपल पर, किसी उसके सिद्धांत होते हैं। जैसे हमारे भी कुछ सिद्धांत होंगे, किसी सिद्धांत के थ्रू हम चलेंगे, हमारे कुछ विचार होंगे कि हाँ इसी हमारे चलने का तरीका हमारा ढल रहा है, इसी पर हम चलेंगे। आपका कुछ सिद्धांत होगा कि भाई इस सिद्धांत पर, इससे हम व्यक्ति को मानेंगे। तो अलग अलग व्यक्तियों के सिद्धांत होते हैं। उसी प्रकार से बात करें सृजनात्मकता के भी कुछ क्या है सिद्धांत है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, सृजनात्मकता के सिद्धांत पर हम सभी चर्चा करेंगे। ध्यान देंगे, यह सूझ के सिद्धांत कोलर महोदय, दमन का सिद्धांत, रूपांतरण का सिद्धांत, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट में कोई गलती आपको नहीं करनी है, सीख गए हैं। अब दोस्त हम आगे चलते हैं, चलिए बात करते हैं। यहाँ ध्यान देंगे करा कि अब हम एक एक करके सिद्धांत पर चर्चा करते हैं। तो सूझ का सिद्धांत मैंने आपको बताया, सूझ का सिद्धांत जिसने दिया था कोलर महोदय ने दिया था। अब कोलर महोदय का आपने प्रयोग देखा होगा। कोलर महोदय कहते हैं कि कोलर महोदय का जब आप सिद्धांत पढ़ेंगे तो उसमें 4 प्रकार से उन्होंने 4 प्रयोग किए थे। और बंदर को एक बार कमरे में बंद किया था, 2 बार कमरे में बंद किए थे, 2 बार पिंजड़े में बंद किए थे। पहली बार तो उन्होंने जो कमरे में बंद किया था, एक मेज एक बक्सा रखा था, और इसके बाद केले को ऊपर लटका दिया था। इसके बाद उसने बक्से को नीचे लगाकर पकड़ लिया। फिर इसके बाद 2-3 बक्से लगाकर उस तरीके से एक्टिविटीज करके
जो है वह जो कोहलर था, कोहलर ने जो प्रयोग किए, वो जो बात की जाए बनमानुस पर या सुल्तान पर, उस तरीके से प्रयोग करने के बाद तो कहीं ना कहीं सृजनात्मकता का सिद्धांत कहता है, वह कहता है सूझ का सिद्धांत, मतलब सृजनात्मकता के सिद्धांत में एक सूझ का सिद्धांत है जो कोहलर महोदय ने दिया। उन्होंने कहा कि आपके दिमाग में कोई चीज एकाएक आती है जिसे हम सूझ का सिद्धांत कहते हैं, और सृजनात्मकता का भी ऐसे बात कहीं ना कहीं होती है। अगर सृजनात्मकता कोई नए खोजना है तो आपके दिमाग में पहले नहीं विचार आएंगे, एकाएक आपके दिमाग में विचार आते हैं। वही सिद्धांत सूझ का सिद्धांत उसी ढर्रे पे चलता है, इसीलिए मैंने आपको बताया सृजनात्मकता का सिद्धांत। बस सृजनात्मकता अचानक ही क्या होती है, आती है। आगे बात करेंगे दमन का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत सिगमंड फ्रायड ने दिया। कहा कि भैया हम अपनी द्रवित इच्छाएं जो है, इच्छाओं को नए तरीके से क्या करते हैं, प्रकट करते हैं। इच्छाओं को हम क्या करते हैं, नए तरीके से प्रकट करते हैं। जैसे बात करें काम वासना से परेशान व्यक्ति का कवि बन जाना। जैसे कोई काम वासना से परेशान हो व्यक्ति, वह तो आप अपने बातों को ना कह पाए तो आप क्या किसी कवि के माध्यम से, किसी गीत संगीत के माध्यम से उसको आप अपने मन की बातों को कह दें। तो इस तरीके से यह कहता है कि दमन का सिद्धांत इस सृजनात्मकता की सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि कोई बालक मूल प्रवृत्ति से हटकर कोई कार्य करता है तो वह क्या है, सृजनात्मकता का क्या कहलाता है। जो आपकी मूल प्रवृत्तियां हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां क्या होती है, जन्मजात होती हैं और सबके पास चीजें पाई जाती हैं। अगर मूल प्रवृत्तियां जो भी हैं उससे हटकर कोई आप नया करते हो तो सृजनात्मकता आपका होगा। चलिए बात करें जन्मजात सिद्धांत कहता है सृजनात्मकता वातावरण द्वारा अर्जित होती है। जैसे बात करें वातावरण द्वारा अर्जित होती है, जैसे किसी डॉक्टर का किसी रोग के नया इलाज ढूंढ लेना, मतलब कहीं ना कहीं जन्मजात जो है सिद्धांत उस पर कार्य करता है। आगे बात करेंगे प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का सिद्धांत की बात करें, कहता है इस मत के मानने वाले कहते हैं सृजनात्मकता क्या है, सृजनात्मकता में दायां मस्तिष्क गोलार्ध अधिक प्रबल होता है। आपको समझ में आया। देखिए आपका यह मस्तिष्क है, कहीं ना कहीं मस्तिष्क दिख रहा है। मस्तिष्क में कह रहा है कि भाई जो दायां भाग है, जो आपका मस्तिष्क का बीच को बांट दीजिए, या जो आपका दायां भाग है, इसमें कहता है सृजनात्मकता, अगर जिस व्यक्ति में या दायां बाज मजबूत होगा उसमें सृजनात्मकता ज्यादा होगा, जिसमें बायां बाज मजबूत होगा उसमें बुद्धि। तो कहीं ना कहीं बात किया जाए, अगर बायां मजबूत तो तार्किक चिंतन या बुद्धि की बात करेंगे या प्रबल होगा, ये चीजें होंगी। और अगर बात किया जाए ज्यादा क्या होगा, दायां भाग प्रबल होगा, मजबूत होगा, तो कहीं ना कहीं सृजनशील अधिक प्रबल होगा, कहीं ना कहीं सृजनात्मकता व्यक्ति में पाई जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया होगा। आगे दोस्त बात करेंगे दैवी प्रेरणा का सिद्धांत कहता है कि सृजनात्मकता ईश्वर की देन है या सृजनात्मकता ईश्वर का उपहार है। तो कहीं ना कहीं जो दैवी शक्ति वाला कहता है, प्रेरणा वाला कहता है कि कहीं ना कहीं व्यक्ति को ईश्वर ने सृजनात्मकता को दिया है और कहीं ना कहीं उसे उपहार के रूप में मान लेता है। ऐसी बात करें अस्तित्ववादी सिद्धांत कहता है, जैसे नीत्शे हो गए या डार्विन हो गए, ये मानते हैं भैया अस्तित्व की रक्षा के लिए मानव कुछ ना कुछ नया बनाता रहता है। कहीं व्यक्ति का, कहीं मनुष्य का अस्तित्व ना खत्म हो जाए, इसलिए मनुष्य क्या क्या कोई नया खोज करता रहता है, और इसीलिए हम बोलते हैं सृजनात्मकता में एक अस्तित्ववादी सिद्धांत भी के नाम से भी जानते हैं। संबंधता का सिद्धांत कहता है कि कुछ नया बनाना पुराने से जुड़ा होता है, ऐसा आप जानते हैं। कुछ आप जब नया बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पुराने से जोड़कर ही बनाते हैं, और इस तरीके से अगर आप बनाए तो वह सृजनात्मकता बात करें, वह संबंधता का सिद्धांत कहलाएगा सृजनात्मकता में। दोस्त आगे ध्यान देंगे, करा कि यहाँ पर सृजनात्मकता की बात करें, कुछ विधियां हैं जो आपके सामने दिख रही हैं। सृजनात्मकता की विधियों की बात करें तो इसमें लिखा है, ध्यान देंगे, कुछ विधियां जिसमें समस्या समाधान विधि है, या बात किया जाए सामूहिक विधि है, या आपके सामने खेल विधि है, या विचारावेश विधि है, या 6 हेड विधि है, या सिनेटिक्स विधि है। तो 6 जो आपके सामने विधियां दिख रही हैं। और आपको सामूहिक विधि की बात करें तो सामूहिक विधि आपको पहले से पता है, कहीं ना कहीं हम समूह में जब बैठ जाते हैं तो कुछ नया सीख जाते हैं। तो यह सामूहिक विधि आपको पहले से स्पष्ट और क्लियर पता होगा। और यह समस्या समाधान विधि कहता है, किसी हम समस्या में फंसते हैं तो कुछ ना कुछ हम खोजते हैं। तो यह तो समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला जो मेथड है, इसे भी आपको समझ में होगा। खेल विधि है, खेल में हम क्या करते हैं, कुछ नया सीख जाते हैं। तो यह तीनों जो विधियां हैं आपको पहले से पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन जो 3 विधियां दिख रही हैं, विचारावेश वाला या 6 हेड विधि है या सिनेटिक्स विधि है, यह आप पहली बार सुन रहे होंगे और इसे हम एक्सप्लेनेशन के तौर पर आपको समझाएंगे। तो विचारावेश विधि को बात करें, ऑसबर्न ने दिया, और यही क्वेश्चन बात करें आपकी बात किया जाए
ये जो आपकी यूपी टेट हुआ था 2021 में, उसी में पूछा गया था, जो पेपर कैंसिल हुआ था, कि इसे मस्तिष्क उद्दीलन विधि के नाम से बोला जाता है। विचारावेश को ऑसबर्न महोदय ने 1957 ईस्वी में दिया था। आगे हम एक एक करके आप क्लियर करते हैं। तो एक इन्फॉर्मेशन है, वह इन्फॉर्मेशन है आरओ परीक्षा के लिए आप सभी कंप्लीट बैच के साथ जुड़ सकते हैं। 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, आप सभी कोई भी दिक्कत हो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। दोस्त ध्यान देंगे, या विचारावेश विधि की बात किया जाए, जिसे हम बात किया जाए, या ऑसबर्न ने महोदय ने दिया 1957 ईस्वी में, या तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन इसे और किस नाम से जानते हैं? इसे भैया मस्तिष्क उद्दीलन विधि के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस विधि में क्या होता है, सब अपने समूह में बैठे होते हैं, सब व्यक्ति समूह में बैठे होते हैं, और सभी को क्या होता है, फ्रीडम होती है, स्वतंत्रता होती है कि अपने विचार हर व्यक्ति को राय लिए जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़े व्यक्ति जो उच्च वर्गीय लोग हैं, उनके पास विचार नहीं होते, समझ में नहीं आता क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है, क्या इसका प्रॉब्लम हो सकता है, जो प्रॉब्लम आई है क्या उसका सॉल्व करने का तरीका होगा। कभी कभी छोटे वर्गीय जो निम्न कर्मचारी हैं वह भी क्या करते हैं, उसका सॉल्यूशन को बता देते हैं। तो इस तरीके का यूज जो बात किया जाए, जो मस्तिष्क उद्दीलन विधि का यूज किया जाता है, वह यूज आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कभी कभी पुलिस विभाग में किया जाता है, अलग अलग विभागों में किया जाता है, जहां पर कभी कभी कुछ निम्न लोगों से भी उसमें आगे आप देखेंगे कंपनी उपनी में होती है, तो कंपनी जब कर्मचारी होते हैं तो जो बड़े कर्मचारी हैं कंपनी के वह आगे बैठते हैं और छोटे कर्मचारी पीछे बैठते हैं। तो कभी कभी ना कभी जो उसके डायरेक्टर होते हैं, निर्देशक होते हैं, वह पीछे वाले लोगों से भी उसके राय लेते हैं और इस तरीके से विचार रखना होता है। तो इसको मस्तिष्क उद्दीलन विधि के नाम से जानते हैं। और इसे बात किया जाए, ऑसबर्न ने महोदय ने दिया था, और इसमें लिखा है, सीधा लिखा गया है कि इस विधि में समूह, एक समूह के लोगों से किसी स्वनियंत्रक और अवरोध के बिना जितना भी संभव हो अपने विचारों को सामने लाने की अपेक्षा होती है। मतलब अपने कॉन्सेप्ट, अपने विचार जितना भी आप जानते हो, स्वतंत्रता पूर्वक फ्रीडम के साथ आप बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, जो जितना भी आपको समझ में आता है। आगे दोस्त बात किया जाए, सिनेटेक्स विधि है। सिनेटेक्स विधि की बात किया जाए, गॉर्डन महोदय ने दिया है, और गॉर्डन महोदय की बात करें तो उनके द्वारा दिया गया, और आपको मैंने बताया भी है, कहा कि इस विधि में बात किया जाए तो आपको सृजनात्मकता, जो सृजनात्मक चिंतन है, समानता है उसको प्रोत्साहित की जाती है। जो समानता, उसको इक्वलिटी को बात किया जाए, उसको प्रोत्साहन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इस विधि में समानता का प्रयोग किया जाता है, जिसमें अजीब को जाना जात पहचाना और जाने पहचाने को अजीब बनाया जाता है। यह सिनेटिक्स विधि है। आगे दोस्त बात करें, 6 हेड विधि क्या है। इसमें 6 जो होते हैं टोपी होती हैं, तो कैप होते हैं, 6 अलग अलग के कैप होंगे, और 6 कैप को व्यक्ति को किसी को दे दिया जाता है। अब उस व्यक्ति को जब 6 कैप दिया जाएगा तो वह उसमें से कोई रेड होगा, कोई ब्लू होगा, कोई ग्रीन होगा, कोई पिंक होगा, कोई अलग अलग कलर होंगे। तो व्यक्ति अगर उसमें से चूज कर रहा है, कोई एक कलर पहन लिया, टोपी लगा लिया, तो वह क्यों लगाया, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है, क्या इसमें एक सोचने का तरीका होगा। तो इस तरीके से इसका सृजनात्मकता में प्रयोग किया जाता है। और इसीलिए बात किया जाए, या डी जो बोनो थे 1985 में इसको दिया, और बताया भैया कि मानसिक रूप से क्या होता है, हर्ट पहनना होता है, जिसमें पहने हुए हर्ट की चारित्रिक विशेषताओं के अनुरूप सोचना होता है। आगे करें, इस विधि के मत है, इसके पीछे मत यह भी है कि जब हम विशिष्ट गुणों वाले 6 संभावित काल्पनिक की बात करें, काल्पनिक रंग के हेड में से एक पहनते हैं, तो यह सोचने के लिए निश्चित उपागमों पर बल देती है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट यही बताया और समझ में भी आया होगा। आगे ध्यान देंगे, करा कि भैया सृजनात्मकता परीक्षण की बात करेंगे। कुछ परीक्षण है जो अलग अलग लोग, जो मनोवैज्ञानिक है, अपने अपने परीक्षण बनाए हैं, और एग्जामिनर यहां से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है। तो भैया कह रहा है कि सृजनात्मकता के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षण जो टेस्ट है, जैसे अपसारी उत्पादक, जो अपसारी उत्पाद परीक्षण है, गिलफोर्ड ने बनाया। मिनेसोटा परीक्षण की बात करें तो पॉल टॉरेंस ने बताया, जो सृजनात्मकता के जनक है। उसमें से बात करें दूरस्थ संबंध परीक्षण की बात किया जाए तो यह बात आप देखेंगे मिनेडिक के द्वारा बनाया गया है। और पासी का सृजनात्मकता परीक्षण की बात करें तो बीके पासी महोदय ने बनाया है। अगर बाकर मेहदी की बात करें, बाकर मेहदी का सृजनात्मकता चिंतन परीक्षण है, या बाकर मेहदी ने ही बनाया है, या कई शिक्षण जो बात करें सृजनात्मकता के परीक्षण है, टेस्ट हैं, जो सारे के सारे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, और मुझे यह पूरा विश्वास है कि आप सीख भी रहे होंगे। ध्यान देंगे, सृजनात्मकता और बुद्धि में अंतर देख लेते हैं। सृजनात्मकता और बुद्धि में क्या अंतर होते हैं,
या बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जामिनर आपसे कई बार सीटेट के पेपर में पूछा है, जिसके पास बुद्धि है क्या उसमें सृजनात्मकता पाई जा सकती है, या जिसके पास सृजनात्मकता है उसमें बुद्धि पाई जा सकती है। तो कई तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ध्यान देंगे सृजनात्मकता और बुद्धि में कुछ हम बात करेंगे कि कुछ परीक्षण, कुछ टेस्ट बनाए गए, कुछ इसमें से रिसर्च हुए, कुछ प्रयोग हुए। तो अब इस रिसर्च पर, इस पर हम बात करेंगे। कह रहा कि स्टर्नबर्ग और वारा ने 2009 में 5 संभावित, इसके मध्य क्या बताएं, 5 संभावित की बात करें तो 5 संभावनाओं पर इन्होंने एक संबंध बनाया, बताया कि 5 संभावनाएं हो सकती हैं। किसमें किसमें? सृजनात्मकता में और बुद्धि में 5 संभावनाएं हैं। जो बात किया जाए या संभावना कैसे कैसे होंगी अभी आप समझेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टर्नबर्ग और वहारा ने 2009 में बनाया था, सृजनात्मकता और बुद्धि में कुछ एक संबंध, रिलेशन करने की कोशिश किया, रिलेट करने की कोशिश किया, और जो रिलेशन उसके मध्य संबंध बनाने की कोशिश की। तो किस प्रकार से उन्होंने संबंध बनाई है, इसे एक एक करके सीखें। पहले की बात करें तो एक उन्होंने बताया कि सृजनात्मकता बुद्धि के एक भाग के रूप में, भाई हमारे मस्तिष्क में हमारे पास ज्यादा सृजनात्मकता हो और उसमें से छोटा सा हमारे पास बुद्धि हो, इस तरह से एक कंडीशन उन्होंने बताया कि पूरा दिमाग क्या हो, सृजनात्मकता से भरा हो और उसमें थोड़ा सा बात हो बुद्धि का। तो कहीं ना कहीं ये पूरा हमारे मान लेते हैं, यह पूरा क्या है, यह पूरी तरीके से आपका सृजनात्मकता है, और इसमें से थोड़ा सा भाग जो आई लिखा है, इसमें से थोड़ा सा भाग क्या हो सकता है, इसमें से थोड़ा सा भाग बुद्धि हो सकता है। ऐसा किसने बताया? स्टर्नबर्ग ने बताया। इसमें से छोटा सा भाग आई हो सकता है। आगे बात किया जाए, इंटेलिजेंस लिखा है। आगे दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी की बात करें, पूरी क्या माइंड है, पूरा मस्तिष्क है आपका बुद्धि से भरा हो, उसमें से थोड़ा सा क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी हो सकता है, उसमें से थोड़ा सा क्या हो सकता है, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता पाई जा सकती है। इस तरीके से उन्होंने बताया। ध्यान देंगे, कह रहा कि यदि बुद्धि और सृजनात्मकता के एक रूप में, कहीं बुद्धि जो है सृजनात्मकता के एक भाग के रूप में हो, यहां पर बात करें तो कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा क्या, दोनों में यही बात है कि सृजनात्मकता थोड़ा सा हो सकता है बुद्धि में, पूरा बुद्धि भरा हो उसमें से थोड़ा सा सृजनात्मकता, और पूरा बुद्धि सृजनात्मकता भरी हो उसमें से थोड़ा सा बुद्धि। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अब जो तीसरे कंडीशन उन्होंने बताई, बुद्धि और सृजनात्मकता स्वतंत्र परंतु परस्पर व्याप्ति रूप से हो, कहीं ना कहीं परस्पर एक रूप बीच में दोनों हो, और दोनों की बात करें दोनों अपने अपने में स्वतंत्र हो। कहीं ना कहीं वह बुद्धि का सृजनात्मकता में कोई योग नहीं है, कोई योगदान नहीं है, और बात किया जाए, कहीं बात किया जाए इस तरीके से दोनों अपने आप में क्या हो, दोनों में फ्रीडम हो, अपने आप में स्वतंत्रता हो। इस तरीके से भी उन्होंने एक कंडीशन बताए, उन्होंने एक कंडीशन इस पर भी बताया। अब चौथे की बात करेंगे, चौथा भी बताया उन्होंने कि समान सेट के रूप में। ध्यान देंगे, बुद्धि और सृजनात्मकता एक समान सेट के रूप में। भाई अब बात करेंगे कुछ जैसे पूरा बुद्धि और सृजनात्मकता आपका माइंड है, तो पूरा इसमें हो सकता है कुछ थोड़े थोड़े दोनों पाए जा सकते हैं, सृजनात्मकता थोड़ी सी हो, थोड़ी सी बुद्धि भी हो बस, और उसमें से कुछ कंडीशन नहीं, पूरे भाग ना हो और उसमें से थोड़ा थोड़ा हो, एक सेट के रूप में हो। इससे आपको समझ में आया ना, इसमें थोड़ा सा एक सेट के रूप में और समान सेट के रूप में, दोनों समान प्रकार से समान ही पाए जाएं। तो इस तरीके से हो सकता है बुद्धि और सृजनात्मकता। आगे दोस्त बात किया जाए तो एक और बताया कि असमान सेट के रूप में सृजनात्मकता और जो बुद्धि है असमान सेट के रूप में हो सकता है। तो अगर बुद्धि और सृजनात्मकता पूर्णता असंबंधित सेट के रूप में, तो इसमें से देखेंगे जो आई है, देख रहे हैं इंटेलिजेंस है, यह भी कह रहा है कि भाई एक इसका आकार कैसे है, एक ट्रायंगल के आकार के है, एक त्रिभुज के आकार का है। और दूसरे की बात करें तो इसमें कह रहा है सी, देख रही है इसमें सर्किल के आकार के है, वृत्त के आकार से है, और इसे आप देख पा रहे होंगे। तो अलग अलग सेट के रूप में हो सकता है आपके माइंड में। तो इस तरीके से या 5 सेटों में उन्होंने डिफाइन किया है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। दोस्त आगे हम बात करेंगे सृजनशील बालकों की शिक्षा। अब भाई सृजनशील बालक हैं आपकी क्लास में बैठे हैं, आप कैसे उनको एजुकेट करेंगे, कैसे उनको शिक्षा देंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। आपके क्लास में बच्चे हैं और ध्यान देंगे 2005 एनईपी या फिर एनसीएफ 2005 के थ्रू, या एनईपी 2020 है जो एनसीएफ नहीं आई है 2022-23 वाली, ये सभी के सभी क्या करते हैं, सृजनात्मक बालक पर समर्थन करते हैं। कहीं ना कहीं सृजनात्मक बालक की उत्पत्ति हो और कहीं ना कहीं सृजनात्मक बालक ज्यादा से ज्यादा पाए जाए। तो सृजनशील बालकों की शिक्षा हम कैसे देंगे, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। करा प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता देना, अरे भैया प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता देना, आप रिस्पॉन्स जो बच्चा कहे रिस्पॉन्स दे, उसको फ्रीडम हो कि जो अपने राय को दे सकता है। करा खुले प्रश्न पूछना, मतलब आप खुले प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हो, खुले प्रश्न पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा
सृजनशील अगर बच्चे को बनाना है तो कहीं ना कहीं ऐसे प्रश्नों की एक किसी चीज का, जैसे बात बोला जाए, बच्चे से ऐसा ना पूछा जाए कि भाई जो भारत की राजधानी कहाँ है, तो कहेगा नई दिल्ली है। उत्तर प्रदेश की राजधानी पूछा जाए तो आप कहेगा कि भाई लखनऊ है। या बिहार की राजधानी पूछ लेगा पटना है। तो ये बंद तरीके हैं, ये बंद उत्तर है, प्रश्न है, और कॉन्सेप्ट इसमें ज्यादा कुछ समझ नहीं है। आप बताइए कि भाई बिहार के बारे में, बेटा ये बताओ बिहार के बारे में क्या समझती हो, या उत्तर प्रदेश के बारे में आपका क्या राय है। तो कहीं ना कहीं बच्चा, जो अलग अलग बच्चे हैं अलग अलग अपने तरीके से राय देंगे। यही क्या है, खुले प्रश्न वाले यही क्या है दोस्त, यही आप जानते हैं, यही खुले प्रश्न वाले, खुले प्रश्न पूछना है। आगे बात किया जाए नवीन विचारों को प्रोत्साहन करना। जो बात किया है नवीन विचारों को क्या करना, प्रोत्साहन देना। जो नए विचार हैं, बच्चा नया बात कर रहा है अपना, जो उसके राय हैं उसको हम क्या करें, प्रोत्साहित करें, प्रोत्साहन दे, ऐसा बात करता है। नवीन क्रियाओं हेतु संसाधन या अवसर प्रदान करना। कोई नया क्रिया कर रहा है उसके लिए हम बच्चों को संसाधन प्रोवाइड करें, रिसोर्स जो बात करें, संसाधन दे, और साथ ही साथ अवसर भी देने की कोशिश रहे। मौलिकता की को प्रोत्साहित करें, उसको कोई ओरिजिनलिटी, कोई नया चीज बना रहा है, कोई चीज मौलिकता ला रहा है, तो उसको हम प्रोत्साहित देने की कोशिश रहे। तो इस तरीके से बात कर सकते हैं। सृजनशील बालकों की शिक्षा पर हम इस तरीके से चर्चा किया जा सकता है। आगे बात करें समस्या समाधान हेतु। समस्या समाधान हेतु जो समाधान आमंत्रित करना, उसके साथ साथ प्रोत्साहित करना, यह भी सृजनशील बालकों की शिक्षा में आएगा। दोस्त बात किया जाए तो कह रहा कि आविष्कार, सुधार, खोज, या फिर कह रहा कि नवाचार की क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब बच्चों को आविष्कार है, कोई चीज नया खोज रहा है या खोज कर रहा है, या फिर कह रहा है कि किसी में सुधार लेनी है, तो बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। और इससे क्या होगा, बच्चा क्रिएटिविटी बच्चे में पैदा होगी। कह रहा आत्म मूल्यांकन का अवसर दे, बच्चे को जब सेल्फ जो है इवेल्युएशन करने का मौका प्रोवाइड करें कि क्या गलतियां रह गई, क्या इसमें आप अलग कर सकते हो, क्या आप इवेल्युएशन करो, मूल्यांकन करो कि इसमें क्या चीजें अलग हो सकती थी। तो बच्चे को इस तरीके से अवसर देने चाहिए। साथ ही साथ बात करें विचारों की अभिव्यक्ति और कलात्मक अभिव्यक्ति का अवसर दें। तो अपने अपने विचार कहने के लिए कलात्मक जो अभिव्यक्ति है इसका प्रदर्शन करने के लिए बच्चों को मौके प्रोवाइड करना चाहिए। दोस्त आप सभी ने देखा, मैं मेरा कॉन्सेप्ट का मतलब यार सृजनात्मकता जो चैप्टर था इसके बारे में मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया। सृजनात्मकता है क्या, परंपराओं से हटकर कुछ नए विचार देना, कोई नया कार्य कर देना सृजनात्मकता कहलाती है, मैंने आपको पहले ही बताया। उसके साथ साथ सृजनात्मकता की परिभाषा जो जेम्स रेवर हैं, कुरन क्रो हैं, उसके साथ साथ चरण की बात किया, विधियों की बात किया, उसके साथ साथ कितने प्रकार हैं, ये सभी किसका टेस्ट कैसे हो सकता है, पूरे के पूरे जितने भी एग्जाम में अभी तक क्वेश्चन जहां से पूछे गए पूरे कॉन्सेप्ट को मैंने सिखाने का प्रयास किया दोस्त। अब आप सभी के सामने कुछ प्रश्नों की श्रृंखलाएं हैं जो पेपर में आई हुई हैं और इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है। तो अब हर क्वेश्चन का आप सभी आंसर देने की कोशिश करेंगे कि क्या राइट आंसर हो सकता है। प्रश्न संख्या पहला आप सभी की स्क्रीन पर, सृजनात्मकता के जनक कौन है? स्पीयरमैन, पॉल टॉरेंस, थॉर्नडाइक या स्किनर? जी बताएंगे इसमें से राइट आंसर क्या है। प्रश्न बहुत अच्छा है, मैंने आपको यह कॉन्सेप्ट बताया भी है और आप बता सकते हैं इसमें से राइट आंसर क्या होगा। आप सभी कमेंट करिए और मैं आप सभी के कमेंट को अच्छे से पढ़ूंगा। जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है। जी दोस्त बताएंगे इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो आप जानते हैं स्पीयरमैन की बात करें, इन्होंने बुद्धि की बात करें, बुद्धि चैप्टर से जुड़े हैं। बुद्धि की बात करें, द्विकारक का सिद्धांत दिया है, बुद्धि के द्विकारक का सिद्धांत दिया है। साथ ही साथ बात करें इन्होंने एवं त्रिकारक का सिद्धांत दिया है, द्विकारक एवं त्रिकारक का सिद्धांत दिया है और इसको आपको दिमाग में रखना। पॉल टॉरेंस आप जानते हैं या सृजनात्मकता से जुड़े हैं। थॉर्नडाइक आप त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत और इसके साथ साथ अधिगम के 3 नियम, अधिगम के 5 गौण नियम यह भी बताया है। स्किनर आप जानते हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, चूहे पर उन्होंने प्रयोग किया था, कबूतर पर प्रयोग किया था। कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे क्योंकि मैंने आपको ये सारी चीजें पढ़ा चुके हैं। आगे दोस्त बात करें जो दूसरा प्रश्न है, करा अलग ढंग से कार्य करने तथा नए तरीके का इस्तेमाल करने की योग्यता क्या कहलाती है? सृजनात्मकता या व्यक्तित्व विकास, नवीनता या जागरूकता? तो मैंने आपको पहले ही बताया था अलग ढंग से कोई कार्य करने की जो तरीका है, इस्तेमाल करने की योग्यता है, उसे हम सृजनात्मकता कहते हैं। ये ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
ये ऑप्शन पूरी तरीके से राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। अलग अलग सोच वाले या पैटर्न, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो किससे मतलब किससे संबंधित होते हैं? डिस्लेक्सिया से, सृजनात्मकता से, प्रत्याशा से या विकलांगता से। तो अलग अलग सोच या पैटर्न वाले को मैंने बताया था वह सृजनात्मकता से संबंधित होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? वह भैया क्या होगा? वह बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, सृजनशीलता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया? तो मैंने आपको बताया था, बहुत अच्छे से समझाया है कि इस तरीके से डिफिनेशन पूछे गए हैं और देखिए आपके सामने आ गया। तो क्या है? क्रो महोदय हैं या जेम्स ड्रेवर हैं, रॉस है, स्किनर है? जी बताएंगे इसमें से क्या राइट आंसर हो सकता है? जी आप बता सकते हैं दोस्त। तो मैंने आपको बताया सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की क्या है? एक मानसिक क्रिया है, एक मेंटल प्रोसेस है। इस कॉल्ड इज क्या आप कह सकते हैं? क्रिएटिविटी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्त? यह आपका राइट आंसर होगा क्रो इज द राइट ऑप्शन। जेम्स ड्रेवर की डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी, नवीन उत्पादकता या नवीन तरीके से क्या कर दें, वह नवीन उत्पादक करने की क्षमता, नवीन करने की कोई क्षमता हो, उसे हम क्या करेंगे? सृजनात्मकता कहते हैं। और दोनों डिफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक इन्फॉर्मेशन है, अपनी हिंदी की आरओ की प्री और मेंस के लिए आप सभी बुक परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आरओ के लिए समान अध्ययन की पुस्तक बहुत बेहतरीन है। मैंने इस पुस्तक को बहुत अच्छे से देखा और अवलोकन भी किया है दोस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। मुझ पर विश्वास करके आप परचेज कर सकते हैं, देखेंगे कहीं ना कहीं कुछ आप अलग सीखेंगे दोस्त। एक बार आप सभी ऑफलाइन या मार्केट में देखें जा करके बुक को, जब आप बुक खरीद रहे हो तो जरूर इस बुक को देखें कि कैसा कंटेंट, कैसा तरीके से बनाया गया, बेहतरीन तरीके से आपको यह किताबें मिलेंगी। आगे दोस्त बात किया जाए करा कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर का सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह भी क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ, लेकिन ऑप्शन को अब की बार चेंज कर दिया है। तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे गए हैं, ऑप्शन को अलग किया है, या मैंने आपको बताया ही कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और आपको समझते हुए चलना है। क्या कोलब्रुक की डिफिनीशन, ड्रेवर की, हल की डिफिनीशन, डिहान है या क्रो है? तो मैंने आपको बताया था क्रो की डिफिनीशन है, राइट ऑप्शन होगा फिफ्थ का। वह करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वह भैया आपका राइट आंसर होगा डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 6 पर, सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से संबंधित माना जाता है? द्रव्य बौद्धिकता से, स्वार्थार बौद्धिकता से, अभिश्रित सोच से या विविध सोच से? तो सृजनात्मकता में क्या हो सकता है? वह भैया सृजनात्मकता को हम कह सकते हैं विविध सोच से, विविध सोच की अवधारणा से क्या कर सकते हैं? संबंधित माना जा सकता है। राइट ऑप्शन होगा आपका डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे, नवीन विचार का सृजन या उत्पादन या मौलिक चिंतन आवश्यक किसमें है? बुद्धिमत्ता में या सृजनात्मकता में या सामाजिकता में या इनमें से सभी? तो नवीन विचार का जो सृजन है, उत्पादन है या मौलिक बात करें चिंतन की आवश्यक गुण किसके हैं दोस्त? वो आवश्यक गुण है सृजनात्मकता के, मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे, सृजनात्मकता की पहचान होती है पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणाम से। तो आप उसकी सृजनात्मकता की पहचान कैसे होगी? जो नए जो हम रिजल्ट देंगे नवीन परिणामों से होगी। राइट ऑप्शन होगा आपका डी इज द राइट ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन ऐसे ही पूछे गए हैं, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगले देखिए आपको क्वेश्चन बहुत बेहतरीन मिलेंगे और आप सभी हर प्रश्नों के उत्तर देते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर के लिए, सृजनात्मक विद्यार्थी वह है जो कैसा हो सकता है? परीक्षा में हर बार अच्छे अंक प्राप्त करने की योग्य हो, या कह रहा पार्श्व लिटरल चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा हो, या कह रहा ड्राइंग और पेंटिंग में बहुत विलक्षण हो, या बहुत बुद्धिमान है। तो बताएंगे सृजनात्मक विद्यार्थी में क्या लक्षण हो सकते हैं दोस्त? तो मैंने आपको बताया था मैंने, परीक्षा में हर बार अच्छे प्राप्त करने वाला सृजनात्मकता वाला बालक नहीं हो सकता, गलत है। बात क्या है? चिंतन बात करें, पार्श्व चिंतन और समस्या समाधान में अच्छा होगा, क्योंकि समस्या समाधान का एक भाग मैंने आपको बताया था सृजनात्मकता कहलाता है, और इसीलिए जो राइट ऑप्शन होगा बी इज द राइट ऑप्शन। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 10 पर, कर रूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है, इनमें से काफी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? मतलब कहीं ना कहीं रूही क्या भैया, रूही जो समस्या उसके सामने आ रहा है वह समस्या को एक से अधिक तरीके से वह सोचती है। तो रूही में बात किया जाए किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? क्या सृजनात्मक विचारक का, या अभिसारिक विचारक का, या अनम विचारक का, या आत्म केंद्रित विचारक का?
तो मैंने आपको बताया नए नए तरीके से वह नए तरीके से एक से अधिक तरीके से सोच रही है तो वह सृजनात्मक विचारक है। राइट ऑप्शन होगा आपका ए इज द राइट ऑप्शन। यहां सब पर सृजनात्मक विचारक हो सकता था या अपसारिक विचारक भी हो सकता था। क्या हो सकता था ऑप्शन में? अपसारिक विचारक भी हो सकता था। अगर ऐसा भी लिखा होता तो भी आप राइट करते दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, प्रश्न संख्या 11 पर। कर आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? करा स्मृति आधारित चिंतन से, अपसारी चिंतन से, अभिसारी चिंतन से, या करा स्कूल चिंतन से। दोस्त इसमें से क्या राइट होगा? मैंने आउट ऑफ द बॉक्स, मैंने बताया आउट ऑफ द बॉक्स, बॉक्स के बाहर, बॉक्स से बाहर मतलब बॉक्स में चिंता, बॉक्स में एक बॉक्स है उसके भीतर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब इन द बॉक्स आप बोलेंगे और वह अविसारी चिंतन से होगा। अगर आउट ऑफ द बॉक्स कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपको बात कर रहा है, वह बात किया जाए अपसारी चिंतन की बात कर रहा है या सृजनात्मकता चिंतन की बात कर रहा है। राइट ऑप्शन क्या होगा? आउट ऑफ द बॉक्स इज द अपसारी चिंतन। अगर आप कहता है कि भैया आउट इन द बॉक्स तो क्या हो जाता है आपका अपसारी चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे 12 नंबर के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित है? क्या अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन या सामयिक चिंतन या हम आमवादी चिंतन? तो मैंने आपको बताया था सृजनात्मकता से कौन संबंधित है, तो अपसारी चिंतन। तो समझ पा रहे हैं ना दोस्त, ऐसे ही क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट प्रश्न पर करा कि सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? करा मॉडलिंग से, अनुकरण से, अपसारी चिंतन से, अपसारी चिंतन से। तो मैंने आपको बताया था मौलिकता जो सृजनात्मकता मुख्य रूप से अपसारी चिंतन से। राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट प्रश्न पर निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? करा मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययता या उपयोगिता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था सृजनात्मकता के मुख्य 4 तत्व होते हैं। 4 तत्वों में से आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कौन सा इसमें से नहीं होता है? एग्जामिनर आपसे पूछा हुआ है क्योंकि नहीं की बात कर रहा है और नहीं आपसे बताएंगे इसमें से क्या राइट होगा। तो मैंने बताया था मौलिकता होता है, व्यवहार प्रवाह भी होता है जिसे धारा प्रवाह भी बोलते हैं, मितव्ययता नहीं होता। राइट ऑप्शन होगा आपका सी, क्योंकि मितव्ययता की बात नहीं किया जाता है, उपयोगिता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पर करा निम्न में से कौन शीर्ष से भिन्न है? करा क्या प्रवाह है या विश्वसनीयता है, मौलिकता है, लचीलापन है? तो या आपके सामने सृजनात्मकता के क्या है तत्व दिए हैं। तो मैंने आपको कहीं ना कहीं धारा प्रवाह या प्रवाह बताया था, विश्वसनीयता मैंने नहीं बताया था। विश्वसनीयता की बात करें या परीक्षण के, अच्छे परीक्षण के क्या है गुण है, क्या है? अगर आपसे पूछा जाए अच्छे परीक्षण के आपसे पूछा जाए परीक्षण के गुण होते हैं, अच्छे परीक्षण के गुण होते हैं कौन? या विश्वसनीयता अच्छे परीक्षण के गुण के अंतर्गत आएगा। और इसीलिए क्योंकि भिन्न है, क्योंकि अलग आपसे पूछ रहा था तो अलग भैया विश्वसनीयता है, मौलिकता आप में पाई जाती है सृजनात्मकता में, लचीलापन भी, फ्लेक्सिबिलिटी भी पाई जाती है सृजनात्मकता में। तो दोस्त आप सभी के सामने मैंने 30 प्रश्नों की सहायता से आपको सृजनात्मकता चैप्टर को समझाने का प्रयास किया। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी सीख पाए होंगे, समझ पाए होंगे और आप सभी बेहतर करें, या मेरी पूरी कोशिश रहेगी और बेहतर आपको कंटेंट और बेहतर तरीके से सिखा पाए, समझा पाए, या पूरा मेरा उद्देश्य भी है। और आपको ऐसा कर भी लेना है क्योंकि बहुत अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट, फिर आपको प्रश्नों की श्रृंखलाएं के माध्यम से, आपको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सिखाया जा रहा है। तो सीखते हुए चले दोस्त। अगली क्लास में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप बेहतर तरीके से पढ़ते रहें और अच्छे से पढ़ें, लिखें, सब कुछ करें जो आज़ादी से आप कार्य करते रहें, फ्रीडम के साथ, स्वतंत्रता के साथ, और अच्छे से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा दोस्त। मेहनत करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके दिमाग में होना चाहिए। सारे कार्य अलग जगह पर, लेकिन पढ़ाई का कार्य अलग होता है दोस्त। तो इस तरीके से पढ़ते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। अगली क्लास मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र, नमस्कार।